हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है एनआईसी पोर्टल ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ साथ आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी की पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम की तरफ से आपको मुहैया कराई जा रही है। चलिए आज हम नजर डालते हैं 7वीं क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। यदि आपने अभी तक पिछली छठी क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जो है प्रीवियस की सारी क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्रह्मांड और बहुत ही खास साबित होने वाला है ये इंडियन ज्योग्राफी क्लास। आपसे एक भी प्रश्न इस बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आपसे छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट था भारत की नदियों के बारे में, और यहाँ पर आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय जो अपवाद तंत्र की नदियां हैं। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे जो हिमालयी नदियां थी उनके बारे में पूरा अध्ययन किए थे, विश्लेषित अध्ययन किए थे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र से संबंधित जो है नदियां। उसके साथ साथ जो है भादर, साबरमती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, हुगली और अन्य जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में हम भी डीपली यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ताकि आपके जो है इस बार एक भी प्रश्न छूटे ना। आप 100% अपना जो इस बार परीक्षा में देकर आओ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले, पूरी क्लास अटेंड करने से पहले वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर कर दो। जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं सभी के पास, क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी की लाइफ को सेट कर सकता है। चलिए देखते हैं भारत की नदियां। यहाँ पर देखेंगे हम प्रायद्वीपीय जो अपवाद तंत्र से संबंधित नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, और हाँ, आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारे क्लास के जो क्लास नोट्स हैं वो आप हैंड नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो, ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के संबंधित नदियां की। जो आपको बताता हूँ कि भारतीय प्रायद्वीप में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आकार में छोटी होती है। कि जो मैदानी भाग की नदियां हैं वो बड़ी होती हैं आकार में, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो जो है आकार में छोटी होती हैं। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ की नदियां अधिकांशतः मौसमी होती हैं और वर्षा पर आश्रित होती हैं। ये जिस प्रकार वर्षा होती है उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है उस पर डिपेंड होती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर जो है शुष्क ऋतु में इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो इनका जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। इस क्षेत्र की नदियां कम गहरी होती हैं, बहुत कम गहरी होती हैं, लेकिन इन नदियों की घाटियां जो हैं वो चौड़ी होती हैं, और इनकी अपर्दन जो क्षमता है वो लगभग समाप्त हो चुकी होती है। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। और वहीं पर कुछ नदियां जो है अरब सागर में भी गिरती हैं, और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं, जो कि हिमालयी नदियां हैं गंगा यमुना। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर रन के कक्ष में या फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, ये पहला आपका डेमो था। अब यहाँ पर देखिए, इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको मैप भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए। अब ये है, ये आपका वे ऑफ बंगाल है। क्या है? वे ऑफ बंगाल। और ये अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर है। ठीक है, अब यहाँ पर अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं ये आप देख सकते हो। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? ये साबरमती हो गई, भादर, सतरंजी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये जो नदियां हैं ये जगह अरब सागर में गिरती है। चलिए अब इसके बारे में सबसे पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा चीजें। ठीक है, बहुत ही इजीली लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ानी है और बहुत कम शब्दों में। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनानी है, आपको रट्टा नहीं मरवाना है, आपको समझाना है कि आप बढ़िया से समझ सको। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली नदी है वो कौन सी है? वो है भादर नदी। अब यह गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसके बारे में बस आप एक लाइन ही जान लो, इससे ज्यादा आपसे कुछ प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है भैया, भादर नदी जो है गुजरात के राजकोट से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। इसी प्रकार सतरंजी नदी है। अब सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है, जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद है साबरमती। देखिए, जो नदी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको अच्छे से भी डीपली समझाऊंगा, लेकिन जो आपके लिए वन लाइनर टाइप की है, ठीक है, बहुत कम पूछी जाती है, हो सकता है कि पूछी जाए, और जितना पूछी जाएंगी उतना ही आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा।
अगला है साबरमती नदी। यह जो उदयपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ के निकट अरावली पर्वत एक है, पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। वहाँ से निकलती है और गुजरात होते हुए खंबाती खाड़ी में ये जाकर कहाँ गिर जाती है? खंबाती खाड़ी में गुजरात होकर। और निकलती कहाँ से है? ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है साबरमती नदी। ओके। अगला है यहाँ पर माही नदी। अब माही नदी क्या है कि माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और इनका जो प्रवाह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में, यानी कि 3 राज्यों से होकर बहती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? सोम और जाखम। माही नदी की जो सहायक नदियां 2 हैं, सोम और जाखम। और यह खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, यानी कि कहाँ जाकर गिर जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। अब अगला है नर्मदा नदी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया समझिए। अब यहाँ देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, बढ़िया से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ निकलती है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। और नर्मदा जो नदी का प्रवाह है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। कितना? 87%। गुजरात में 11.5%। और महाराष्ट्र में 1.5%। यानी कि सबसे ज्यादा जो इनका प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में कि भैया नर्मदा नदी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, तब उसके बाद महाराष्ट्र में। तो नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि ऐसे ये 2 पहाड़ियां हो गई, इसके बीच में बहने वाली नदियों को भ्रंश घाटी की नदियां कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको हेडलाइन भी यहाँ पर थोड़ा इसको बोल्ड कर दिया ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोल्ड किया ताकि आपको अच्छे से समझ में, आप इसको अच्छे से याद कर लो। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारदार यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, क्या किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। अब इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक, ये इनकी जो है ये सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने आपको तथ्य भी दे रखे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये लिखा हूं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी आप ध्यान देना, कभी प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है। अब क्या है कि ज्वादरमुख क्या होता है, एस्चुअरी क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बता दिया था, लेकिन अभी होता क्या है जरा ये भी भैया समझ लो, जान लो, कि आप आपसे प्रश्न पूछ ले से रिलेटेड है, संबंधित। तो यहाँ पर ये देख लो कि नदी का जो जलमग्न मुहाना होता है, जहां स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है। और नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जल मलबों का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता, तथा नदी के जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है। तो जो नदी का मुहाना होता है ना, वो गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। और ऐसे गहरे मुहाने को जॉर्दन मुख कहते हैं, या इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका नर्मदा नदी। अब अगला है तापी नदी। तापी नदी के बारे में, तो तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक मुल्लाई नामक स्थान है, वहां से निकलती है। और यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है जैसे कि नर्मदा बहती है। और तापी नदी का जो बेसिन है महाराष्ट्र 79%, मध्य प्रदेश 15% और गुजरात 6% है। और तापी की जो मुख्य सहायक नदी है वो पूर्णा नदी है। तापी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है। और तापी जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि नर्मदा भी एस्चुअरी का निर्माण करती है और तापी नदी भी एस्चुअरी का क्या करती है? निर्माण करती है। उसके बाद है मांडवी नदी। मांडवी नदी बता दूं आपको कि जो मांडवी नदी है कर्नाटक राज्य में एक पश्चिमी घाट पर्वत है जिसका नाम भीम गाड। ये झरने से निकलते हैं, भीम गाड जो झरना है वहां से निकलती है और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा के राज्य से प्रवाहित होने के बाद ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला है जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा राज्य में जो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। गोवा राज्य की यह जो है सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? जुआरी नदी। ओके, नेक्स्ट है शरावती नदी। अब शरावती नदी क्या है? यह नदी कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत की अंबु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? अंबु तीर्थ। और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। जोग जलप्रपात इसी नदी पर है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर शरावती नदी से संबंधित है कि जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है गंगावेली नदी।
अब गंगावेली नदी क्या है ये देख लेते हैं। तो यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी घाट पर्वत है वहां से निकलती है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अच्छा एक बात आप बताना, आपको टास्क देता हूँ कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, आप हमें कमेंट करके बताना। तो यह जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसी केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। और इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु यानी कि दो राज्यों में बहती है, केरल में और तमिलनाडु में। ठीक है, यह केरल की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है भरत पूजा। भरत पूजा नदी। अब ये भरत पूजा नदी क्या है? देखिए, यह जो है अन्नामलाई से निकलती है और इसका एक नाम और है पोन्नानी। इसको जो है पोन्नानी भी कहते हैं और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। अगला है पंबा नदी। यह केरल की नदी है और बेम्बराज झील से निकलती है। बेम्बराज झील कहाँ पर है? आपसे एक प्रश्न यहाँ पर बन गया कि बेम्बराज झील किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, तो ये बेम्बराज झील में गिरती है और बंगाल की खाड़ी की गिरने नदियां हैं। आप देखिए यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। मैंने आपको मैप दे दिया हूँ अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से मैपिंग से भी समझ सको, रिटर्न भी समझ सको। ठीक है, तो दामोदर नदी, हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी, और यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी, ये इतनी जो नदियां हैं ये बंगाल की वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियां गिरती हैं। ओके, अब अगला है ये हुगली नदी। हुगली नदी बहुत ही जरूर महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। हुगली नदी के बारे में मैंने आपको जब आपको हिमालयी नदी पढ़ा रहा था ना पिछली क्लास में, छठी क्लास में, तो मैंने आपको वहां पर अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी यह छोटा नागपुर पठार पलामू जिला है जो कि झारखंड में है, वहां से निकलती हैं और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती हैं। और यह जो अति प्रदूषित नदी है यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है ये दामोदर नदी। इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक आपको टास्क देता हूं कि आप ये बताओ कमेंट करके कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हिमालय नदी आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन आप ये बताना कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहते हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र और झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? झारखंड से निकलती हैं, वहां बहती हैं, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद जाके हुगली नदी में जो है मिल जाती हैं। अगला है स्वर्ण रेखा नदी। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्वर्ण रेखा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। देखिए, जो स्वर्ण रेखा नदी है यह नदी रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से? रांची के पठार से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है और यह जाके अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच कौन सी नदी रेखा सीमा रेखा बनाती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बनाती है। ओके, अगला है वैतरणी नदी। यह ओडिशा के क्योंझोर जिलों से निकलती है। कहाँ से? क्योंझर जिले से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र ओडिशा और झारखंड राज्य में है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, अपना जल मिलाती है। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इसकी जो उत्पत्ति है वो ओडिशा राज्य के कोयल एवं शंख नदियों की धाराओं के मिलने से हुई है। इन नदियों की कोयल और शंख जो नदी है उनकी जो धाराएं हैं वो अलग अलग हो जाती, जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तब ब्राह्मणी नदी का जो है वहां पर उत्पत्ति होती है। तो और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाके गिराती है। अगला है महानदी। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। महानदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी में, कि धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। ठीक है, मैकाल जो पर्वत है सिंघाना पहाड़ी से निकलती हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में है, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाकर गिराती है, यानी कि ये भी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए, गोदावरी नदी है उसके बारे में बाद में देखेंगे। गोदावरी, यहाँ देख लीजिए गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। ये गोदावरी नदी है, देखिए ये गोदावरी नदी है और ये इसकी सहायक देख सकते हो बढ़िया से। ठीक है, सहायक भी आगे इसके बारे में बढ़िया से आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए गोदावरी नदी के बारे में, तो आपको इसके बारे में बता दूं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है
और गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, यानी कि जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं और वृद्ध गंगा के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, यनम जो कि पुदुचेरी में आता है, इतनी राज्यों से होकर ये नदी जो है बहती है। अब इसकी सहायक नदियां मैंने आपको ऊपर दिखाया था मैपिंग में। ओके, यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था इसकी जो सहायक नदियां हैं कितनी हैं, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। चलिए इसके बारे में आपको अच्छे से समझा भी देता हूँ। इसकी सहायक नदी है दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता एवं मजरा या मंजीरा जिसको कहते हैं। इनकी जो दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। अब अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देख सकते हैं आप, कृष्णा नदी है ये, ठीक है। ये भीमा, कृष्णा, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, चंद्रभागा, जलभागा, तुंगभद्रा, जलागा, भद्रा, आपको सब यहाँ अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए जानते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर से होता है, यानी कि महाबलेश्वर से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भीमा, तुंगाभद्रा, कोयना, वरुणा, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा और मूसी जो है, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। अगला है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बारे में आप सिर्फ एक लाइन जान लो कि यह कर्नाटक की कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अगली है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये आपके बारे में बहुत ही जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो कावेरी जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में, वहां से निकलती है। और दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सत रूप से जल प्रवाह बना रहता है, यानी कि समान रूप से जल प्रवाह बना रहता है। एकमात्र ऐसी नदी दक्षिण भारत की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका कारण ये है कि कावेरी का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि निचला जो जल ग्रहण क्षेत्र की तमिलनाडु में है ये उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। इसलिए इसमें वर्ष भर जो है समान रूप से जल प्रवाहित होती रहती है। अब इसका जो अफवाह का 56% तमिलनाडु में है, 41% कर्नाटक में और 3% जो है केरल में पड़ता है। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो लक्ष्मण तीर्थ, कंबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कवती, ये इनकी जो है इतनी सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदी जरूर आप देख करो, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं भैया कि इनकी सहायक नदी कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से, वगैरह वगैरह। तो अगला है वैगई नदी। ये जो है तमिलनाडु के वर्सानत पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी की, पाकिस्तान के पाक की खाड़ी में, जो पाकिस्तान नहीं पाक की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पाक की खाड़ी जो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कभी आप पाक समझ के पाकिस्तान और भारत के बीच में मत समझ लेना, ठीक है। ये पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। तो यह तमिलनाडु राज्य में बहती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब उसके बाद अंतः स्थलीय नदियां देख लेते हैं जरा, कौन सी? जो अंतः स्थलीय नदियां हैं वो देख लेते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं। इनको जो है अंतः स्थलीय नदियां कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी घग्गर हो गई, लूनी नदी हो गई, ये दो ऐसी नदियां हैं, कुछ उदाहरण है जो कि अंतः स्थलीय नदियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि किसी भी नदी में या किसी भी सागर जाके मिलती नहीं है, जुलती नहीं, किसी सहायक नदी नहीं है, बस ये जो लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो घग्गर नदी और लूनी नदी दो नदी ऐसी हैं जो अंतः स्थलीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। अब इन दोनों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले घग्गर नदी देखिए। घग्गर एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है? मौसमी नदी है जो हिमालय की निचली ढालों से निकलती है और अनूपगढ़ के राजस्थान में वहां लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? अनूपगढ़ में लुप्त हो जाती है, जो कि राजस्थान में है। निकलती कहाँ से है? हिमालय की निचली ढालों से निकलती है। और घग्गर को ही वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं, तो वैदिक काल की सरस्वती नदी घग्गर को ही माना जाता है। दूसरा है लूनी नदी। लूनीज का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है, वहां से निकलती हैं। अरावली पर्वत के अन्ना सागर से निकलती हैं और अरावली के समानांतर
पश्चिम दिशा में बहती है उसी के साथ-साथ, और यह नदी कच्छ के रन के उत्तर में साहनी कक्ष में समाप्त हो जाती है कि वहाँ पर ये लुप्त हो जाती है लूनी नदी, ठीक है? तो ये आज की क्लासेस थी। आपको क्लास कैसे लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसका जो नोट्स है ना पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। किसका? टेलीग्राम का। आप वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर लो और अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलो। हैंड नोट्स ज़रूर बनाओ, क्लासेस अटेंड करो, नोट्स को डाउनलोड करके अपना नोट ज़रूर बनाओ अपने हैंड राइटिंग की। क्या होता है ना, उससे आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक के लिए आपको जो है कंठस्थ हो जाता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी ग्रो होती, आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, आप अपने अपने हाथों से लिख कर आप उसको पढ़ते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।